नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9 की हिंदी। क्लास 9 की हिंदी में हमने अपने लास्ट सेशन में अपना संधि टॉपिक जो है वो कंप्लीट किया। काफी सारे एग्जाम्पल्स के साथ हमने उसको पढ़ा था। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी उसको घर पर पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आपको अगर आपके पिछले टॉपिक से है तो आप अपनी समस्याएं हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और आज हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं आपके हिंदी व्याकरण का ही एक जो पार्ट है आपका वाक्य विचार। तो वाक्य विचार जो आपका टॉपिक है, ये हम क्लास 6, 7, 8 में भी पढ़ते आए हैं और क्लास 9 में भी शुरुआत में हमने वाक्य विचार जो हमारा टॉपिक है उसको पढ़ा है। यानी कि वाक्य क्या होते हैं और एक तरह से वाक्य के कितने भेद होते हैं वो हमने चीजें पढ़ी है यहाँ पर। तो वाक्य के भेदों में हमने 2 तरह के वाक्य पढ़े हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा है रचना के आधार पर, दूसरा हमने पढ़ा है अर्थ के आधार पर। तो आपका क्लास 9 में जो आपका टॉपिक है अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि आपका जो पूरा का पूरा एक तरह से सिलेबस में जो आपके टॉपिक है वो यही है। यानी कि जितने भी आपके प्रश्न आते हैं वो इसी पर आधारित आते हैं, यानी कि अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। बिल्कुल रेडी हो जाइए आप सभी कॉपी पेन पेंसिल लेकर। टॉपिक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम लास्ट जो हमारा एंड होगा टॉपिक का, जब भी हम अपने टॉपिक को एंड करेंगे, पार्ट से जुड़े हुए यहाँ पर कुछ अभ्यास के प्रश्नों पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल नोट डाउन कीजिएगा जो भी आपको पढ़ाया जाता है, जो भी आपको यहाँ पर नोट डाउन किया लिखवाया जाता है, आप उसको नोट डाउन जरूर करेंगे और साथ ही साथ रिवाइज भी करते रहेंगे। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए, हम शुरू करते हैं अपने आज का टॉपिक। तो जो हमारा टॉपिक है वो है वाक्य विचार। वाक्य विचार के अंतर्गत सबसे पहले वाक्य की परिभाषा आ जाती है। क्या होता है वाक्य, किसे कहते हैं वाक्य? कौन बताएगा कि वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का, एक पंक्ति में अगर कहें तो शब्दों का सार्थक समूह जो है वो वाक्य कहलाता है। क्रमबद्ध एवं सार्थक समूह, क्रम में लिखा गया हो और सार्थक हो, यानी कि उसका कुछ ना कुछ सही अर्थ जो है निकलता हो। तो परिभाषा इसके अंतर्गत आ जाती है वाक्य के। उसके बाद आपके आती है वाक्य की संरचना। उसके बाद आपका आता है वाक्य के भेद। वाक्य के भेद। तो यहाँ पर वाक्य की परिभाषा, वाक्यों की संरचना, वाक्य के जो भेद है वो हमने अभी तक लगभग जो वाक्य की परिभाषा है वो हमने काफी बार पढ़ ली है और साथ ही संरचना पर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो वाक्यों के जो भेद है वो 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहला है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद। और दूसरा है रचना के आधार पर। 2 तरह से यहाँ पर वाक्य के 2 तरह के भेद बताए गए हैं। पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर। तो जो आपका अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद है वो आपके 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद आपके 8 प्रकार के होते हैं और रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। क्या कोई बता सकता है कि अर्थ के आधार पर वाक्यों के ये जो 8 भेद हैं ये कौन कौन से होते हैं?
अर्थ के आधार पर वाक्य के जो ये भेद हैं ये कौन कौन से होते हैं। तो आज हमारा क्योंकि जो आपका सिलेबस है उसमें ज्यादातर जो आपके प्रश्न है वो अर्थ के आधार पर ही है, यानी कि आपको अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद स्पष्ट करने हैं। और क्लास 10th में जब आप जाते हैं तो क्लास 10th में आपके अर्थ के आधार पर के साथ साथ रचना के आधार पर भी आपके वाक्यों के भेद आपको पढ़ने होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद होते हैं। तो सबसे पहले अगर आप चाहें तो यहाँ पर वाक्य की जो है परिभाषा भी लिख सकते हैं। वाक्य की संरचना देखिए, वाक्य शब्दों के उस समूह को जिससे कोई बात स्पष्ट की जाती हो, यानी कि शब्दों का क्रमबद्ध एवं सार्थक समूह आपका वाक्य कहलाता है। और वाक्य की जो संरचना है, वाक्य की संरचना कैसे होती है ये भी मैंने आपको बताया था कि इसमें 2 चीजें मुख्य होती हैं। वाक्य की संरचना में 2 चीजें मुख्य रूप से होती हैं। कौन कौन सी चीजें होती है? पद क्रम और दूसरा अन्वय। पद क्रम और दूसरा अन्वय, ये आपका वाक्य की संरचना के अंतर्गत आते हैं। पदक्रम किसे कहते हैं? देखिए, पदक्रम क्या होता है कि शब्दों का यथास्थान प्रयोग पदक्रम कहलाता है। तो ये कई बार पंक्ति यहाँ पर डिस्कस हो चुकी है कि जब भी कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयोग किया जाता है, किसी वाक्य में प्रयोग होता है, तो वहां पर वो कई सारे व्याकरणिक नियमों से बंध जाता है। यानी कि अगर वो शब्द आपका किसी वाक्य में प्रयोग किया गया है तो वो अलग अलग तरह के व्याकरणिक नियमों से बंध जाता है। और उसको क्रम से लिखना, यानी कि उन शब्दों का यथाक्रम प्रयोग करना, यथाक्रम यानी कि क्रम के अनुसार उनका प्रयोग करना पदक्रम कहलाता है। तो देखिए, यथाक्रम प्रयोग, शब्दों का यथाक्रम प्रयोग पदक्रम कहलाता है। और दूसरा अन्वय। अन्वय का अर्थ होता है मेल। अन्वय का क्या अर्थ होता है? मेल। तो जैसे मेल में हमने बताया था कि जो कर्ता है, ठीक है, कर्ता और क्रिया के लिंग और वचन और पुरुष का मेल, कर्म और क्रिया के लिंग वचन पुरुष का मेल। तो इस तरह से वाक्य में 2 चीजें मेन होती है। एक तो पदक्रम, यानी कि वाक्यों को यथाक्रम लगाया गया है कि पहले कर्ता है, फिर कर्म है, फिर क्रिया है, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं? पदक्रम। क्योंकि जब अब एक शब्द जो है वाक्य में लिखा जा चुका है तो वो पद कहलाता है और उसके यथाक्रम प्रयोग को ही पदक्रम कहा जाता है। तो ये यहाँ पर पदक्रम हो गया। अन्वय का अर्थ मैंने आप लोगों को बता दिया, मेल, यानी कि जो आपके शब्द होते हैं, कर्ता होता है, उसका आपका क्रिया के साथ किस तरह का मेल है, यानी कि जिस तरह की क्रिया है, बिल्कुल जिस तरह का कर्ता है, एक वचन में है, बहुवचन में है, या फिर स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो वो सब क्या होते हैं? एक ही में आपका आ जाता है, यानी कि क्रिया भी बिल्कुल उसी के आधार पर होती है। अगर कर्म के आधार पर जो वाक्य आपका लिखा गया है तो क्रिया भी बिल्कुल कर्म के आधार पर होगी। तो इस तरह से पदक्रम और अन्वय हमारा क्लियर होता है। अब आता है वाक्यों के भेद। तो हमने अर्थ की दृष्टि से वाक्यों के भेद यहाँ पर 8 भेद बताए हैं। कौन कौन से 8 भेद हैं पहले उन्हें लिख लेते हैं, उसके बाद हम सभी को एक एक करके यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहला है आपका विधान वाचक। विधानवाचक। नंबर 2 में आपका आता है निषेधवाचक। निषेधवाचक, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि निषेध का क्या अर्थ होता है। नंबर 3 है संदेहवाचक। नंबर 4 आपका आता है इच्छावाचक। नंबर 5 में आपका आता है
प्रश्न वाचक। नंबर 6 में आपका आता है संकेत वाचक। नंबर 7 में आपका आता है आज्ञा वाचक। नंबर 7 में आपका आता है आज्ञा वाचक। और नंबर 8 में आपका आता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। पहला विधानवाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा संदेहवाचक, चौथा इच्छावाचक, पांचवा प्रश्नवाचक, छठा संकेतवाचक, सातवां आज्ञावाचक और नंबर 8 है आपका विस्मयादि बोधक। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर अलग अलग 8 प्रकार से अर्थ की दृष्टि से शब्द वाक्यों को यहाँ पर बांटा गया है। तो एग्जाम में भी आपका इसी तरह से आता है। एग्जाम में आपको क्या करना होता है, वाक्य परिवर्तित करने होते हैं। आपको इस तरह से नहीं पूछा जाता है कि आपका एक तरह से यहाँ पर बताया गया है कि 8 वेद होते हैं, तो आपसे नहीं पूछा जाता कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने वेद होते हैं। आपको बताना होता है कि कैसे आप प्रश्नवाचक को निषेधवाचक में बदलेंगे, संदेहवाचक को इच्छावाचक में बदलेंगे। तो आपको वाक्य परिवर्तन संबंधित जो है टॉपिक वहां पर पढ़ने होते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक एक करके हम सभी वाक्यों के विषय में जान लेते हैं, समझ लेते हैं। पहला है विधान वाचक। किसे कहते हैं? विधानवाचक शब्द। वाक्य किसे कहते हैं? विधानवाचक वाक्य। देखिए विधानवाचक वाक्य होते हैं जिनमें क्रिया के होने या करने का सामान्य कथन हो। यानी कि वाक्य में कोई भी ऐसा उतार चढ़ाव नहीं है, क्रिया जो भी हो रही है, जो भी काम हो रहा है, उसका एक सामान्य कथन, उसका एक बताया गया है। ठीक है, उसको विधानवाचक कहते हैं। जिन वाक्यों में क्रिया कोई भी काम करने का, कोई भी क्रिया को करने या होने, क्रिया को क्रिया करने को करने या होने का सामान्य कथन। जिन वाक्यों में क्रिया को करने या होने का सामान्य कथन हो, यानी कि सामान्य तरीके से कोई बात कही गई हो, उन्हें विधानवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? विधानवाचक वाक्य कहा जाता है जिन वाक्यों में क्रिया को करने का या होने का सामान्य कथन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे वह प्रतिदिन व्यायाम करता है। वह प्रतिदिन व्यायाम करता है।
ठीक है, हमने कहा कि जहां पर वाक्य जो है बिल्कुल एक तरह से सीधे और सरल शब्दों में कह दिया जाए, सामान्य कथन के रूप में कह दिया जाए, उसको हम कहते हैं विधानवाचक वाक्य। तो यहाँ पर बताया गया है वह प्रतिदिन व्यायाम करता है। बिल्कुल सामान्य तरीके से यहाँ पर आपको ये बात बताई गई है कि वह प्रतिदिन व्यायाम करता है। अब नंबर 2 हम यहाँ पर पढ़ेंगे निषेधवाचक। निषेधवाचक, अब जैसे हमने इसमें कहा बिल्कुल आसान इसकी भी परिभाषा है, बिल्कुल सरल है इसकी भी परिभाषा, वैसे ही जैसे कि हमने विधानवाचक में पढ़ा था। तो इसमें क्या होता है कि जिन वाक्यों में क्रिया के ना होने का या नहीं होने का बोध कराया जाता है, जिन वाक्यों में क्रिया के नहीं होने का बोध कराया जाता है, जिन वाक्यों में क्रिया के नहीं होने या करने का बोध कराया जाता है, जिन वाक्यों में क्रिया के नहीं होने या करने का बोध कराया जाता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में क्रिया के नहीं होने या करने का बोध कराया जाता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बहुत ही आसान, बहुत ही इजी एग्जाम्पल, नहीं का प्रयोग यहां पर किया जाए। मेधावी छात्र परीक्षा में नकल नहीं करते। मेधावी छात्र परीक्षा में नकल नहीं करते। तो हमने कहा क्रिया के नहीं होने या करने का बोध कराया जाता है। तो हमने कहा मेधावी छात्र परीक्षा में नकल नहीं करते। जब भी आपका निषेधार्थक वाक्य होगा, निषेधवाचक वाक्य होगा, वहां पर हमेशा नहीं का प्रयोग होगा, नहीं का प्रयोग किया गया होगा। तो इस तरह से दूसरा हमने यहाँ पर एग्जाम्पल क्लियर कर लिया। अब हम तीसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य, देखिए जैसे नाम से ही हमें पता चल जाता है कि इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो संदेहवाचक वाक्यों के बारे में बात किया गया है। तो संदेहवाचक वाक्य यानी कि जिन वाक्यों में जिन वाक्यों में संदेह या संभावना, जिन वाक्यों में संदेह या संभावना का बोध हो उन्हें संदेहवाचक
वाक्य कहा जाता है। जिन वाक्यों में संदेह या संभावना का बोध हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे जैसे क्या एग्जाम्पल हम यहां पर लिखेंगे? मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि वह पास हो पास हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि वो पास हो जाएगा। तो उसके पास होने पर देखा, हमने देखा कि वो बहुत अच्छी मेहनत नहीं कर रहा है, वो बहुत ज्यादा डेडिकेशन अपनी परीक्षाओं के लिए नहीं दिखा रहा है, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा है। तो हमने देखा कि मुझे नहीं लगता कि वह पास हो पाएगा। तो हमने क्या किया? संदेह हमारे मन में आया, संभावनाएं हमारे मन में आई और हमने बताया कि मुझे नहीं लगता कि वह पास हो पाएगा। यानी कि उसके जो काम है उनको देखकर लगा कि वह पास नहीं हो पाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिख दिया है। अगला है इच्छावाचक। इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक यानी कि इच्छावाचक में क्या होता है कि जिन वाक्यों से जो वक्ता होता है, जिन वाक्यों से वक्ता के यानी कि जो बोल रहा है उसकी इच्छा, उसकी कामना, उसका आशीर्वाद, ठीक है, सारी चीजें, उसकी इच्छा, उसकी कामना, उसका आशीर्वाद, सभी चीजों का अगर भाव प्रकट होता है तो, है ना, उसे हम क्या कहते हैं? इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, कामना, आशा, आशीर्वाद, जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, कामना, आशा, आशीर्वाद आदि का भाव, आदि का भाव एक तरह से भाव होता है, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। उन्हें इच्छा वाचक वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। तो जिन वाक्यों में वक्ता की यानी कि बोलने वाले की इच्छा, उसकी कामना, उसका आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट होता है, आदि के भाव, आदि का भाव होता है, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर लिखेंगे, कई आपके बुजुर्ग जो होते हैं, बड़े जो लोग होते हैं, उनके वो क्या करते हैं? आशीर्वाद देते हैं। जैसे भगवान आपको
सदा सुखी रखे। भगवान आपको सदा सुखी रखे, सदा स्वस्थ रखे। ठीक है, बहुत सारे आशीर्वाद, बहुत सारे इसमें देखिए भगवान आपको सदा सुखी रखे, इच्छा भी आ जाती है, कामना भी आ जाती है, आशा भी आ जाती है और आशीर्वाद का भाव भी आ जाता है। यानी कि जितने भी हमारे यहाँ पर आपके इच्छावाचक जो शब्द है, उन सब में हम इस तरह के शब्दों, जब इस तरह के शब्द हमारे वाक्य में होंगे तो उसको हम कहेंगे इच्छावाचक वाक्य। तो अभी तक आपने देख लिया यहाँ पर हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली हैं। अभी तक हमने यहाँ पर सबसे पहले जो भेद होते हैं, यानी कि जो अलग अलग भेद हमारे होते हैं, 8 भेद अर्थ की दृष्टि से, उनको हमने एक एक करके डिस्कस किया, यानी कि 8 वेदों के नाम हमने यहाँ पर लिख लिए। और सबसे पहला हमने यहाँ पर लिखा विधानवाचक। विधानवाचक में हमने कहा कि जिन वाक्यों में क्रिया को करने, यानी कि कोई भी काम अगर किसी वाक्य में हो रहा है, कोई काम अगर हो रहा है तो उसके होने का सामान्य कथन होता है, यानी कि क्रिया सामान्य रूप से हो रही थी या हो रही है, उन्हें विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए बताया कि वह प्रतिदिन व्यायाम करता है। उसके बाद हमने दूसरा यहाँ पर निषेधवाचक, यानी कि जहाँ पर नहीं शब्द का प्रयोग होता है उसे हमने निषेधवाचक वाक्य यहाँ पर कहा। जैसे मेधावी छात्र परीक्षा में नकल नहीं करते। जो अच्छे बच्चे होते हैं, मेधावी छात्र जो होते हैं, वो परीक्षा में नकल नहीं करते। अगला हमने यहाँ पर बताया संदेहवाचक। संदेहवाचक में हमने यहाँ पर बताया कि जब हमें किसी भी चीज पर डाउट होता है, संदेह जब हम जताते हैं, जैसे वाक्यों में संदेह या संभावना जताई जाए, संदेह या संभावना जताई जाए, तो एग्जाम्पल में हमने क्या लिखा था इसके, मुझे नहीं लगता कि वह पास हो पाएगा। तो आप कोई भी संदेह या संभावना कब जताते हैं? जब आप किसी भी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, उसके बाद ही आप उसके बारे में राय बनाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर जो शब्द है, मुझे नहीं लगता कि वह पास हो पाएगा, मुझे नहीं लगता कि वो पास हो पाएगा। इस तरह से हमने इच्छावाचक शब्दों को यहाँ पर लिया, जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, कामना, आशा, आशीर्वाद का भाव प्रकट होता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। और एग्जाम्पल भी आपके सामने है। अगला है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक क्या होते हैं? ये प्रश्नवाचक वाक्य बहुत ही ज्यादा सरल है, बहुत ही इजी है। आप क्लास 9th में अभी हैं और काफी आप अभी तक पढ़ चुके हैं कि क्या होते हैं ये प्रश्नवाचक। तो जिन वाक्यों में किसी भी तरह के प्रश्न किए जाने का बोध होता है, यानी कि किसी भी तरह के प्रश्न को किए जाने का बोध होता है, उसे कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। एक बार लिख लीजिए, जिन वाक्यों में किसी प्रकार का कोई प्रश्न पूछे जाने का बोध हो, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। यानी कि जो भी आप वाक्य सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो आपको क्लियर हो जाता है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, तुम्हारा
पसंदीदा विषय क्या है। तो इस तरह से आप प्रश्न कर सकते हैं, यानी कि जहां पर आपको लग रहा है कि प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है, उसे कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। और ये जो प्रश्नवाचक वाक्य है, इसका एक निश्चित आपका क्या होता है, एक निश्चित चिन्ह होता है जो हम हर जो प्रश्नवाचक वाक्य हमारा होगा उसके एंड में हम लगाएंगे। तो उदाहरण देख लीजिए इसका, जो प्रश्नवाचक वाक्य है उसमें उदाहरण देख लीजिए। क्या तुम विद्यालय जा रहे हो? क्या तुम विद्यालय जा रहे हो? तो ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर लगेगा। ठीक है, और इस चिन्ह को क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। और इसको प्रश्नवाचक चिन्ह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, या क्या तुम कल विद्यालय जा रहे हो, या क्या तुम कल विद्यालय गए थे। तो इस तरह से आप जहां पर भी आपको ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, उसको आप प्रश्नवाचक एक तरह से कहेंगे। ठीक है ना। प्रश्नवाचक वाक्य आप कहेंगे, जैसे आपको यहाँ पर अलग अलग तरह के वाक्य बताए, तो जब आप प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है तो उसको प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, संकेतवाचक वाक्य। नंबर 6, संकेत वाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य, अब क्या होते हैं ये संकेतवाचक वाक्य? जैसे हमने प्रश्नवाचक वाक्यों में बताया कि प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है। ठीक है, और अलग अलग चीजों में हमने अलग अलग बातें बताई। अब देखिए, संकेतवाचक में क्या होता है कि क्रिया, जो एक चीज की क्रिया होती है वो दूसरी वस्तु पर निर्भर रहती है, दूसरी चीज पर निर्भर रहती है। यानी कि जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता हो, जिस वाक्य में एक क्रिया का होना, जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता हो। ठीक है, जिसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता हो, उसको कहते हैं संकेतवाचक वाक्य। उसे संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है। उसे संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है। अब एग्जाम्पल देख लीजिए। उदाहरण के तौर पर, तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते। तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते। ठीक है, अब ये सफल होना, ये क्या है? ये एक प्रकार की क्रिया है, लेकिन ये किस पर निर्भर कर रही है? ये परिश्रम करने पर निर्भर कर रही है।
यानी कि सफल होना किस पर निर्भर कर रहा है? सफल होना परिश्रम करने पर निर्भर है। हमने यहाँ पर शुरुआत में ही आपको लिखवाया है संकेतवाचक वाक्य में कि वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। सफल होना परिश्रम करने पर निर्भर करता है कि आपने, अगर आप क्लास में फर्स्ट आए हैं, अगर आपने अपना काम पूरा किया है, अगर आप हर एक चीज अपने काम को पूछते हैं, अपडेट रहते हैं, हर एक चीज नोट डाउन करते हैं, तो आपका जो सफल होना है वो निश्चित है, क्योंकि आप एक तरह से पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें किस पर निर्भर कर रही है? आपकी मेहनत पर निर्भर कर रही है। तो एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, उसे हम कहते हैं संकेतवाचक वाक्य। नंबर 7 है हमारा, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। और अगर आप नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो बच्चे नोट डाउन करते रहिए साथ साथ। आज्ञा वाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य। अब ये आज्ञावाचक वाक्य क्या होते हैं? यानी कि जिन वाक्यों से हमें किसी को कोई आज्ञा दिए जाने का बोध होता है उन्हें कहते हैं आज्ञावाचक वाक्य। तो आज्ञा के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है? आज्ञा के अंतर्गत सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे आप एक तरह से किसी को आप अनुमति देते हैं, किसी को आप आज्ञा देते हैं, किसी को आप ऑर्डर देते हैं, तो वो सब आ गया आपका आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत। चलिए पहले लिख लेते हैं। जिन वाक्यों में आज्ञा, अनुमति, जिन वाक्यों में आज्ञा, अनुमति, अनुरोध, आदेश, अनुमति, आज्ञा, अनुरोध, आदेश आदि का बोध हो। ठीक है, जिनमें आज्ञा, अनुमति, अनुरोध, आदेश आदि का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है। उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है। यानी कि कोई अनुमति कहीं पर दी जा रही है, कोई अनुरोध किया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है, तो उसको कहेंगे आज्ञावाचक वाक्य। तो जैसे आप क्या करते हैं जब आप क्लास में अंदर आते हैं, जब आप क्लास में अंदर एंटर होते हैं तो क्या आप कहते हैं मैम से, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आप क्या कहते हैं? मे आई कम इन मैम? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? ठीक है, इस तरह से आप पूछ सकते हैं। दूसरा, सदा सच बोलो। सदा सच बोलो, तो ये एक आज्ञा भी है और आदेश भी है। सदा सच बोलो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 7 जो टाइप है अभी तक कंप्लीट कर दिए हैं, जिसमें आपका आ गया सबसे पहले यहाँ पर विधानवाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा संदेहवाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक।
तो जो हमारा लास्ट पार्ट है अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद में, वो है आपका विस्मयादि बोधक। नंबर 8, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक वाक्य क्या होते हैं? विस्मयादि बोधक वाक्य, देखिए जिन वाक्यों में विस्मय, अब ये विस्मय का क्या अर्थ होता है वो देख लीजिए। ठीक है, विस्मय का पहला अर्थ तो होता है आश्चर्य। ठीक है, जो मेन अर्थ होता है विस्मय का वो होता है आश्चर्य। उसके बाद आता है हर्ष, शोक, घृणा, हर्ष, शोक, घृणा आदि का बोध होता है। विस्मय यानी कि आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि का बोध हो या घृणा आदि का भाव प्रकट हो। भाव भी लिख सकते हैं आप, भाव प्रकट हो, उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं, जहां पर विस्मय, आश्चर्य, शोक, हर्ष, घृणा, दुख आदि का बोध हो। उदाहरण, एग्जाम्पल इसके बहुत ही ज्यादा आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आह कितना सुंदर उपवन है, कितना सुंदर उपवन है। छी कितनी बदबू है। तो ये है आपके विस्मयादि बोधक वाक्य। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो विस्मयादि बोधक वाक्य हैं, ये हमने यहाँ पर विस्मयादि बोधक शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे आह, छी या वाह। तो ये आपके सारे विस्मयादि बोधक शब्द हैं, और ये जो इनके चिन्ह लगाए हैं इसको कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। इसी से हमें पता चलता है कि ये जो वाक्य है ये विस्मयादि बोधक है। तो इस तरह से आज हमने यहाँ पर अपने अर्थ की दृष्टि से वाक्यों के 8 जो भेद हैं वो पढ़ लिए हैं। और मुझे लगता है बहुत ज्यादा टफ ये आपके नहीं है, लेकिन कई बार बच्चे इनमें भी कंफ्यूजन कर जाते हैं। तो जितना भी आज पढ़ा है उसको घर पर एक बार जरूर रिवाइज करें। बाकी का जो शेष भाग है उसको हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।